हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम जोन एकेडमी। और आज की क्लास में हम लोग एंशियंट हिस्ट्री प्राचीन भारत का इतिहास जो है उस क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। वो आपकी जीरो लेवल से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो आप जानते हैं प्राचीन भारत का इतिहास। तो प्राचीन भारत का इतिहास जो होता है वो तीन पार्टों में विभाजित है। पहला, प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल ऐसा काल होता है जिसमें कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं होता है। क्या होता है? जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं होता है। जबकि हम बात करेंगे आद्य ऐतिहासिक काल की, तो आद्य ऐतिहासिक काल में जिसके थोड़े बहुत लिखित साक्ष्य मिलते हैं और थोड़े बहुत हमें क्या होते हैं स्मृति चिन्ह जैसे क्या होते हैं। तो कोई भी चीज है तो पुरातात्विक जो अवशेष मिलते तो उससे जहाँ पे हमें जानकारी मिलती उसे हम आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। जबकि ऐतिहासिक काल में क्या होता है? लिखित जानकारी मिलती है। क्या मिलती? लिखित जानकारी मिलती है, उसे हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। जबकि लिखित यहाँ पर लिखित साक्ष्य तो नहीं मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होते हैं उस समय के जैसे मोहरे हैं, जैसे आप हड़प्पा सभ्यता देख रहे हैं तो उसके कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। वहां पर क्या होते हैं? वहां पर जो हमें वहां के पुरास्थल पर क्या होते हैं, जो हमारे पुरातत्व जो स्रोत मिलते हैं, पुरातत्व जो हमें वहां के अवशेष मिलते हैं, तो उनसे हमें जो जानकारी मिलती है उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल में साक्ष्य और प्लस लिखित साक्ष्य और वहां के जो अवशेष मिलते हैं उनसे जानकारी मिलती है, ठीक है। तो उसके बाद में आगे बढ़ते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल को हम तीन भागों में डिवाइड करते हैं। पहला, पुरापाषाण काल। क्या? पुरापाषाण काल। दूसरा होता मध्य पाषाण काल। कौन सा? मध्य पाषाण काल। और तीसरा हमारा नवपाषाण काल, जिसे हम उत्तर पाषाण काल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तर पाषाण काल कहते हैं। तो पुरापाषाण काल की बात करोगे तो पुरापाषाण काल में इसमें जो हमारे उपकरण मिले हुए हैं वो आपके हैंड एक्स है। हाथ में जो आपकी हैंड एक्स हाथ में रख के जो कुल्हाड़ी चलाई जाती, क्लीवर है, स्क्रैपर है, आदि जो विशिष्ट उपकरण है ये पुरापाषाण काल के हैं। पुरापाषाण कालीन जो संस्कृत के अवशेष मिले हैं वो सोहन नदी, कौन सी? सोहन नदी जो है नदी घाटी, वो वहां से मिले हैं। कहाँ से मिले? सोहन नदी घाटी से मिले हैं। और चित्रित शैलाश्रयों से प्राप्त होने वाली बेलन नदी घाटी तथा नर्मदा नदी घाटी से और भोपाल के पास भीमबेटका नामक स्थान से मिले हुए हैं, ठीक है। तो आप पुरापाषाण काल के जो उपकरण मिले हुए हैं या अवशेष मिले हुए हैं उस पुरापाषाण कालीन संस्कृत के, वो सोहन नदी घाटी और बेलन नदी घाटी तथा नर्मदा नदी घाटी, ये तीन जगहों से मिलते हैं। ये मध्य प्रदेश में भोपाल के पास, ठीक है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में बुर्ज होम है। वहां पर मध्य पाषाण काल के क्या हो प्रयुक्त होने वाले उपकरण हमें मिले हैं जो बहुत छोटे होते थे। कैसे? मध्य पाषाण काल के बहुत छोटे, इसी कारण इन्हें माइक्रोलिथ कहा गया। क्या कहा गया? माइक्रोलिथ। तो मध्य पाषाण काल के जो उपकरण मिले हैं उन्हें माइक्रोलिथ कहते हैं, क्योंकि वो बहुत छोटे होते थे, ठीक है। और ये कहां से? बुर्ज होम से। मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान में बागौर से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले। किसके? पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य जो मिलते हैं वो मध्य पाषाण काल से मिलते हैं, ठीक है। जबकि पुरापाषाण काल की बात करते हैं तो पुरापाषाण काल में आप जानते हैं कि उसमें हमें बेलन नदी घाटी, सोहन नदी घाटी, नर्मदा नदी घाटी जो मध्य प्रदेश का भीमबेटका नामक स्थान से माइक्रोलिथिक वहां से आपका हैंडेक्स, स्क्रैपर और क्लीवर, ये आपके उपकरण मिले हुए हैं। जबकि मध्य पाषाण काल में आदमगढ़ और राजस्थान बागौर से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हुए हैं। इस काल में मानव के अस्थिपंजर मतलब शारीरिक प्रारूपों का सबसे पहला अवशेष प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ। कहाँ से? प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से मनुष्य के जो अस्थिपंजर हैं वो शारीरिक प्रारूपों को प्राप्त हुआ है। ये जो है प्रतापगढ़, ये सरायनहर और महदहा नामक स्थान से, कहाँ? सरायनहर और महदहा नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं।
नवपाषाण काल। नवपाषाण काल युग के प्रथम प्रस्तर मतलब पत्थरों के उपकरण उत्तर प्रदेश के टोंस जो नदी घाटी है, जिसे टोंस नदी घाटी भी कहते हैं, सर्वप्रथम 1860 में, कब 1860 में किसने, लेमेंसूरियर ने प्राप्त किया। नवपाषाण युगीन प्राचीनतम बस्ती जो है वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। कहाँ, बलूचिस्तान में प्रांत में है, जिसे हम मेहरगढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं, मेहरगढ़ जो है ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। मेहरगढ़ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। क्या मिले, पूरा नवपाषाण काल के प्राचीनतम जो साक्ष्य मिले वो मेहरगढ़ से मिले। जबकि आपने देखा था कि आपके उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से क्या हुआ था, राजस्थान के बागौर और मध्य प्रदेश के वहां से आपके क्या मिले थे, आपने देखा था कि कृषि के मध्य पाषाण काल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले थे। नवपाषाण कालीन स्थल जो है बुर्जहोम और गुफकराल जो कश्मीर प्रांत में है। कहाँ है, कश्मीर में। यहाँ पे अनेक गर्तावास मतलब गड्ढाग्रह, अनेक प्रकार के मृदभांड एवं प्रस्तर तथा हड्डी के बने औजार मिले हैं। हड्डी के औजारों का जो प्रयोग हुआ है वो नवपाषाण काल में हुआ है। ठीक है। बुर्जहोम से प्राप्त कब्रों में पालतू कुत्तों को मालिक के साथ दफनाया गया। कहाँ, बुर्जहोम से पालतू कुत्ते को मालिक के साथ दफनाया गया। यह प्रथा जो है भारत के किसी अन्य नवपाषाणीन कालीन स्थल से प्राप्त नहीं, ये केवल बुर्जहोम से प्राप्त है। बहुत इंपॉर्टेंट, ये कई बार पूछा गया है कि पालतू कुत्तों है, मालिक के साथ कुत्तों के दफनाने का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ, तो ये बुर्जहोम से प्राप्त हुआ। ठीक है। चिरांद जो है ये बिहार प्रांत में नामक एक नवपाषाण कालीन पुरास्थल है। यहाँ से एक ऐसा पुरास्थल है जहाँ से मात्र हड्डी के उपकरण पाए गए। कहाँ से, चिरांद के, ये बिहार में है। मुख्य रूप से ये हिरण के सींगों के हैं। उपकरण जो पाए गए ये हिरण के सींगों के हैं। ये उपकरण ताम्रपाषाणिक अवस्था के प्रतीत होते हैं। कौन से, ताम्रपाषाणिक जो संस्कृत है उसके समय के। इलाहाबाद में स्थित कोल्डिहुआ एकमात्र ऐसा स्थल है जहां से नवपाषाणिक पुरास्थल से जहां से चावल के साक्ष्य मिले हैं। प्राचीनतम साक्ष्य लगभग 6000 ईसा पूर्व, 6000 ईसा पूर्व जो चावल के साक्ष्य मिले हैं वो इलाहाबाद में स्थित कोल्डिहुआ से मिले। कहां से, कोल्डिहुआ से मिले हैं। आद्य ऐतिहासिक काल, हमने क्या पढ़ा, प्राग ऐतिहासिक पढ़ लिया। प्राग ऐतिहासिक में पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। अब हम आद्य ऐतिहासिक काल, यह काल साहित्यिक एवं पुरातात्विक दोनों प्रकार के साधनों पर निर्भर है, साहित्यिक और पुरातात्विक। ठीक है। जबकि आप वो देखते थे केवल पुरातात्विक स्रोतों पर ही, साक्ष्यों पर आधारित था, पुरातात्विक स्रोतों पर ही आधारित था। प्रागैतिहासिक ये दोनों पर है, जबकि ऐतिहासिक केवल साहित्यिक स्रोतों पर। ठीक है। पुरातात्विक दोनों प्रकार के साधनों पर निर्भर है। हड़प्पा की संस्कृत तथा वैदिक संस्कृत की गणना आद्य इतिहास में की जाती है। कौन कौन सी, हड़प्पा और वैदिक संस्कृत की जो गणना है वहां से हमसे लिखित और क्या होते, ऐतिहासिक और पुरातात्विक दोनों मिलते हैं। तो हड़प्पा की संस्कृत हो और वैदिक संस्कृत, इसको जो है आद्य ऐतिहासिक काल में गणना की जाती है। परंतु आद्य ऐतिहासिक काल की लिपियों को पढ़ने में सफलता नहीं मिली है। क्या इनकी लिपियों को पढ़ा नहीं गया है। गैरिक एवं कृष्ण लोहित मृदभांड जो है संस्कृत इस काल से संबंधित है। गैरिक और लोहित मृदभांड। ऐतिहासिक काल जिसके क्या होते, लिखित साधन उपलब्ध होते। क्या होते, लिखित साधन उपलब्ध होते, उसे हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। क्या कहते, ऐतिहासिक काल कहते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के स्रोत क्या, अभिलेखों से जानकारी मिलती। सर्वाधिक जो प्राचीन अभिलेख है वो मध्य एशिया का बोगज कोई नामक अभिलेख है, जो ये 1400 ईसा पूर्व में मिले हैं। कब, 1400 ईसा पूर्व मिले हैं। इसमें मित्र, इंद्र और वरुण और नासत्य वैदिक देवताओं के नाम मिलते। कौन सा, बोगज कोई नामक अभिलेख जो है मध्य एशिया का 1400 ईसा पूर्व में, जिसमें इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य देवताओं के नाम मिलते हैं।
भारत में सबसे प्राचीन जो अभिलेख मिला है वो अशोक का अभिलेख है, जो 300 ईसा पूर्व है। कौन सा? 300 ईसा पूर्व। उसके बाद में इतिहास को जानने के लिए हमें आहत सिक्के और पंचमार्क सिक्के मिले हुए हैं। भारत के प्राचीनतम सिक्के जो है वो आहत सिक्के हैं, जो ईसा पूर्व 5वीं सदी ईसा पूर्व के हैं, जिन पर ठप्पा मारकर बनाया जाता था। क्या? ठप्पा मारकर बनाया जाने का भारतीय भाषाओं में इन्हें आहत मुद्रा कहते हैं। क्या कहते? आहत मुद्रा कहते हैं। उत्तर भारत के जो मंदिर थे, अब हम देखते उत्तर भारत के मंदिर जो हैं वो नागर शैली में हैं, जबकि दक्षिण भारत के जो मंदिर थे उस समय वो द्रविड़ शैली में थे। क्या थे? द्रविड़ शैली में उत्तर भारत के वो मंदिर नागर शैली, दक्षिण भारत के दक्षिण शैली द्रविड़ शैली में थे। दक्षिणापथ जो होता था उसे वैसर शैली में, दक्षिणापथ में वेसर शैली में मिले हुए मंदिर। उसके बाद में हम साहित्य के माध्यम से, ब्राह्मण साहित्य के नाम के माध्यम से हम इतिहास को जानने की रखते हैं। ठीक है, जानते हैं। तो जैसे वेद, वेदों से हम ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन वेद जो है वो ऋग्वेद है। ऋग्वेद से भी हम इतिहास को जानने के साक्ष्य मिलते हैं। वेदों के द्वारा प्राचीन आर्यों के धार्मिक, सामाजिक, वेद, आर्थिक तथा राजनीतिक जीवन पर वेदत्र प्रकाश डाल पड़ता है। ठीक है, वेदों की संख्या 4 है। कौन कौन से हैं? वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है तथा अथर्ववेद है। वैदिक युग की संस्कृत दशा के ज्ञान का एकमात्र स्रोत वेद है। कौन सा? वैदिक युग की सांस्कृतिक दशा के जानने का जो स्रोत है एकमात्र वेद है। ऋग्वेद की बात करते तो ऋग्वेद जो है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के बीच जो है माना जाता है। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व का जो समय है वो ऋग्वेदिक रचना का माना जाता है। ऋग का अर्थ होता है छंदों एवं चरणों से युक्त मंत्र। यह ऐसा वेद है जो ऋचाओं में बद्ध है एवं ऋग्वेद कहलाता है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं। कई बार पूछा गया है। ऋग्वेद के मंत्रों को यज्ञों के अवसर पर देवताओं की स्थिति हेतु ह्रोत ऋषि जो होते थे, उन्हें ह्रोत्र कहते थे, वो इनको क्या करते थे? उच्चारित किया जाता था। क्या किया जाता था? उच्चारित किया जाता था। ठीक है, 10वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में पहली बार चारों वर्णों का उल्लेख हुआ है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ऋग्वेद में पहला एवं 10वां मंडल जो है वो सबसे अंत में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? सबसे अंत में जोड़ा गया। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐत्रेय और कौशिकी। ऐत्रेय और कौशिकी जो हैं, जिसे हम संख्यायन भी कौशिकी को कहते हैं, ये ब्राह्मण ग्रंथ हैं। यजुर्वेद, यजु का अर्थ होता है यज्ञ। क्या होता है? यज्ञ होता है। जो यजुर्वेद है जो आपके यज्ञीय कर्मकांड होते उससे संबंधित है। पुरोहित जो इसके यज्ञ के कार्यों को जो संप्लेट करते थे यजुर्वेद के, उसे हम अर्धेय कहते थे। क्या? उसके जो काम करवाते थे उन्हें होर्त कहते थे यजुर्वेद के, जबकि यजुर्वेद के अर्धेय कहते हैं। अर्धेय। इसके 2 भाग थे, एक शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा कृष्ण यजुर्वेद। 5 शाखाओं में इसे विभक्त किया गया। काठक, कपिष्ठल, मैत्रेयी, तैत्रीय और वाजस्नेयी। कौन से? काठक, कपिष्ठल, मैत्रेयी और तैत्रीय और वाजस्नेयी। ऋग्वेद के प्रमुख उपनिषद हैं। यजुर्वेद के कौन कौन से प्रमुख उपनिषद हैं? कठ है, ईशोपनिषद है, श्वेताश्वरो उपनिषद है तथा मैत्रेयी उपनिषद है। यजुर्वेद जो है गद एवं पद दोनों में है। उसके बाद में हम सामवेद की बात करते हैं। सामवेद का शाब्दिक अर्थ होता गान। इसे भारतीय संगीत का मूल भी सामवेद को कहा जाता। सामवेद को, मंत्रों को गाने वाले को उद्गाता कहा जाता था। क्या? उद्गाता कहलाता था। सामवेद के प्रमुख उपनिषद जो हैं वो छांदोग्य हैं और जैमिनी उपनिषद हैं। कौन से हैं? छांदोग्य और जैमिनी उपनिषद है। जबकि ब्राह्मण ग्रंथ इसका मुख्य एक ही है, पंचविश। पंचविश जो है ये सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है।
अथर्ववेद। अथर्ववेद में परीक्षित जो थे उन्हें कुरुओं का राजा कहा गया। अथर्ववेद में कई बार प्रश्न पूछा गया। इसमें ब्रह्म ज्ञान, धर्म, सामाजिक निष्ठा, औषध प्रयोग, रोग निवारण और मंत्र जादू टोना आदि अनेक विषयों का वर्णन है। अथर्ववेद एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है जो इसका गोपथ है। अथर्ववेद का कौन सा? गोपथ है। जबकि ऐत्रेय और कौशिकी ऋग्वेद का था, ठीक है। जबकि पंचविश सामवेद का था, ठीक है। इनके उपनिषदों में मुख्य है मुंडको उपनिषद। कौन सा है? मुंडको उपनिषद है। और प्रश्नोत्तर तथा मांडूक्य उपनिषद भी इसी का ही है। आगे बढ़ते हैं। संहिता चारों वेदों का सम्मिलित है। चार वेद जो थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, वेद त्रयी कहा जाता है। वेद त्रयी ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं सामवेद को वेद त्रयी कहा जाता है। जबकि उपनिषदों की कुल संख्या 118 है। जबकि प्रमाणिक कितने? 12 है। वेदांग कितने थे? 6 हैं। कौन कौन से? शिक्षा, उच्चारण विधि जिसे कहते हैं, शिक्षा, व्याकरण, छंद, कल्प, निरुक्त और ज्योतिष कल्प सूत्र। स्रोत, उसके बाद में ज्योतिष कल्प सूत्र में स्रोत सूत्र था, ग्रह सूत्र और धर्म सूत्र था। धर्म सूत्र से ही स्मृति ग्रंथों का विकास हुआ है। व्याकरण ग्रंथ पाणिनि द्वारा कृत अष्टाध्यायी, पतंजल कृत महाभाष्य, टीका, ठीक। स्मृतियां, मनुस्मृति जो है वो 200 ईस्वी ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी तक। याज्ञवल्क की स्मृत 100 ईस्वी से लेकर के 300 ईस्वी तक। नारद स्मृत जो है ये 300 ईस्वी से 400 ईस्वी तक। पाराशर जो स्मृति है वो 300 ईस्वी से लेकर के 400 ईस्वी तक, ठीक है। उपनिषद क्या होते हैं? उपनिषद मतलब होता, अर्थ होता है उप मतलब होता पास, निषद मतलब बैठकर। तो गुरु के समीप में रह करके जिसमें अध्ययन किया जाता था वो उपनिषद कहा जाता। सत्यमेव जयते जो है वो मुंडको उपनिषद से लिया गया। कई बार प्रश्न पूछा गया। उपनिषदों की संख्या कितनी? 108 है। उपनिषद कौन कौन से हैं? ईश है, केन है, कठ है, प्रश्न है, मुंडक है, मांडुक्य है, तैत्रीय है, ऐत्रेय है, छांदोग्य है, कौशिकी है आदि। ये सभी उपनिषद हैं। ईश, केन, कठ, प्रश्न, मांडूक्य, मुंडक, तैत्रीय, ऐत्रेय, छांदोग्य, कौशिकी या कौशिकी। महाकाव्य, महाकाव्यों से भी जानकारी मिलती। महाकाव्य जो है पहला है महाभारत। महाभारत की जो रचना है वो वेद व्यास ने की। किसने की? वेद व्यास। जब इसमें 8800 श्लोक थे तो इसे जय संहिता कहा गया। क्या? जय संहिता। जबकि जब इसी में 24,000 श्लोक हो गए तो इसे भारत कहा गया। जब इसमें 1 लाख श्लोक हो गए तब इसे महाभारत कहा गया। क्या कहा गया? महाभारत। 8800 तो जय संहिता। यह भी पूछा गया है महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? जय संहिता। 24,000 हो गए तो भारत, 1 लाख हो गया तो महाभारत। रामायण, रामायण की रचना जो है महर्षि वाल्मीकि ने की। इसमें 6,000 श्लोक थे, उसके बाद 12,000 हुए। अब कितने हैं रामायण में? 24,000 श्लोक हैं। कितने हैं? 24,000 श्लोक हैं। पुराणों की बात कर लेते। कितने पुराण हैं? तो आप जानते 18 पुराण हैं। इनकी रचना जो पुराणों की होती वो 4वीं शताब्दी में होती। कब होती? 4वीं शताब्दी में। कौन कौन से पुराण है? ब्रह्म पुराण है, पद्म पुराण है, विष्णु पुराण है, वायु पुराण है, भागवत पुराण है, नारद पुराण है, मार्कंडेय पुराण है, अग्नि पुराण है और भविष्य पुराण है, ब्रह्म वैवर्त पुराण है, लिंग पुराण है, वराह पुराण है, स्कंद पुराण है, वामन पुराण है, कूर्मा पुराण है, मत्स्य पुराण है, गरुड़ पुराण है और ब्रह्मांड पुराण है। कितने? ये आपके पुराण हैं, ठीक है। क्या है? इतने आपके पुराण हैं। आगे बढ़ते हैं। मत्स्य पुराण में गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती। किससे? मत्स्य पुराण से। जबकि विष्णु पुराण से मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती। किससे? विष्णु पुराण से मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती, ठीक है। तो इसी के साथ में आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आप लोगों को मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। विदेशी विवरणों से जानकारी जो मिलती है
हमारे इतिहास के जानने के स्रोत, तो वो उसके बारे में अगली क्लास होती। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में।